सबको मेरा नमस्कार। एसएचजी ऑनलाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आपको पता है हमारे चैनल लगातार समूह के संबंधित बहुत सारे वीडियोस किए हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आगे एसएचजी संबंधित वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। तो चलिए आज हम बात करेंगे। तो हमारी एसएचजी ऑनलाइन में अभी तक हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं एसएचजी के संबंधित और एसएचजी बुक्स के संबंधित, बुककीपर के संबंधित। और अभी हमारा जो अभी प्रोसेस है इसमें हम ग्राम संगठन के रजिस्टरों के बारे में बात करें। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मतलब ग्राम संगठन के रजिस्टरों में अलग अलग पुस्तक की अलग अलग महत्व है, मगर एक महत्वपूर्ण रजिस्टर है बैठक प्रस्ताव पुस्तक। उसके बाद की महानता उतना ही बराबरी का महानता रहता है हमारी मासिक प्रतिवेदन की। क्यों हम इतना बात कर रहे हैं? देखिए, मासिक प्रतिवेदन पुस्तक हमारी ग्राम संगठन की एक तरह की मंथली प्रोग्रेस कार्ड जैसा पुस्तक है। जो हम, जैसे आपको पता है, आप सब लोग अगर समूह में जुड़े होंगे, आप जो हमारे एनआरएलएम गाइडलाइंस के अनुसार हर समूह को मॉनिटरिंग करना या जांच करना, हर संस्था को जांच करना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम अपने समूहों को या हमारे संस्थाओं को सही तरीके से लगातार आजीवन भर अच्छी तरीके से चला सकेंगे। तो ऐसे चलाने के लिए काम आने वाली पत्र जो है वो हमारा मासिक प्रतिवेदन पुस्तक या पेपर है। इसको भी हम 2 कॉपी बनाते हैं। एक हमारी संस्था के पास रहता है, वो चाहे समूह भी हो या ग्राम संगठन भी हो। दूसरा कॉपी जो है वो हम अपनी संस्था को जो मॉनिटरिंग करते हैं या अपनी संस्था की जो जवाबदारी संस्था है, जो हमारे समूह को या हमारे ग्राम संगठन को जांच करता है, मार्गदर्शन देता है, वो संस्था को देना बहुत ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए समूह मासिक प्रतिवेदन तैयार करके ग्राम संगठन में आता है और ग्राम संगठन मासिक प्रतिवेदन के अनुसार उस समूहों का देखरेख करके उनको ग्रेडिंग देता है। ठीक उसी तरह ग्राम संगठन भी अपनी लेन देन को और अपनी प्रगति को मासिक प्रतिवेदन में दर्शाता है। ये हमारी मासिक प्रतिवेदन से उपयोग है। तो यहाँ पे हमको ये बात ध्यान में रखना है। आप इससे पहले भी समूह के पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं और अभी हम ग्राम संगठन के पुस्तकों में हैं। अगर आप हमारे समूह के पुस्तकों की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपके लिए और एक बार हम बता रहे हैं। पूरी एक महीने की लेन देन को लिखने वाली पत्र को या पुस्तक को मासिक प्रतिवेदन पुस्तक कहते हैं। ये मासिक प्रतिवेदन पुस्तक से हमको एक महीने में हुए आर्थिक और सामाजिक और ग्राम संगठन के हर प्रकार की कार्यक्रम की विवरण हमको छोटा मोटा हमको मिल जाता है। इसीलिए हम मासिक प्रतिवेदन लिखना ज़रूरी है। यहाँ तक आपको समझ में आया है? तो आप लोग हमारे चैनल को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको हम यहाँ पे एक जानकारी देना चाहते हैं। हम ग्राम संगठन के पुस्तकों को एक ग्राम संगठन की एक बैठक की मॉडल को बताते हुए सारे पुस्तकों में उसको पोस्टिंग कैसे करना है उसके बारे में हम बता रहे हैं। अगर आपको ये मासिक प्रतिवेदन की विवरण समझ में आना है तो इससे पहले हमने जो अपलोड किया है हमारी बैठक प्रस्ताव पुस्तक, नगद पुस्तक और डीसीबी, ये तीनों पुस्तकों को आप समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो ठीक है, चलेंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी है वहाँ मासिक प्रतिवेदन के बारे में हम बात करेंगे। तो मासिक प्रतिवेदन लिखते समय 3 विषयों को ध्यान में रखना है। कभी भी 1 महीना पूरा होने के बाद ही हमको मासिक प्रतिवेदन तैयार करना चाहिए। ठीक है, कब तैयार करना है? 1 महीना होने के बाद। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखा है अक्टूबर 2020 महीने की मासिक प्रतिवेदन। अगर आप अक्टूबर 2020 की मासिक प्रतिवेदन तैयार करना है तो आपको कब लिखना है? नवंबर महीने में लिखना है। क्योंकि 1 महीने की चालू महीने की लेन देन कभी भी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि महीने के अंत तक का ही लेन देन लेकर हमको 1 महीने का हिसाब बनाना चाहिए। यह आपको समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। अभी आगे जाएंगे। हमारे एनआरएलएम में ग्राम संगठन के 14 प्रकार के रजिस्टर है। इससे पहले भी हमने कैश बुक में भी इस विषय को चर्चा किया है। आप आंकड़े को लेकर टेंशन मत होइएगा।
मगर विषय को अगर आप समझेंगे तो आप कितने भी रजिस्टर रहेंगे आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए, ये मासिक प्रतिवेदन पुस्तक हमारे लिए बहुत ज़रूरी पुस्तक है, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि हमारी ग्राम संगठन की प्रगति कैसी है। आगे मतलब क्लस्टर में अलग अलग ग्राम संगठन रहते हैं, सबको अलग ग्राम संगठन से हमारी मतलब दूसरे ग्राम संगठन के हिसाब से हमारी ग्राम संगठन किस विषय पर कमी है, कहाँ पे हमको बढ़ोतरी करना है, कैसे हम अपनी ग्राम संगठन को सुधार सकते हैं या हमारे ग्राम संगठन को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये समाचार देने के लिए मासिक प्रतिवेदन हमको सहायता करती है। तो NRLM में जो मासिक प्रतिवेदन का मॉडल है उसको हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके SRLM में दूसरा मॉडल है तो आप आपकी मॉडल को मतलब अगर विषय कैसे लिखना है ये बात आपको समझ में आया है तो कौन से भी मॉडल में आप लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास मॉडल है वो आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसको देखकर प्रैक्टिस करने की प्रयास कीजिए। अगर आपको कोई शंका है या कोई डाउट है या कोई आप सुझाव या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में कमेंट में लिख सकते हैं। तो ठीक है, अभी हम एक बार बात करेंगे मासिक प्रतिवेदन के बारे में। तो ये एक जो मॉडल है जिसको हम बता रहे हैं, तो डैश महीने का ग्राम संगठन मासिक प्रतिवेदन। तो यहाँ पे कौन सी महीने का मतलब कौन सा महीना पूरा हुआ है और किस महीने की आप मासिक प्रतिवेदन लिखना चाह रहे हैं वो महीने का नाम यहाँ पे लिखना है। अब हम उदाहरण के लिए बताया है अक्टूबर 2020 महीने की मासिक प्रतिवेदन यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको। तो उसके बाद ग्राम संगठन का नाम, जो हमारे बैठक प्रस्ताव पुस्तक हम लिखे हैं वो पुस्तक में हमारा ग्राम संगठन का नाम है महिला शक्ति ग्राम संगठन। उसके बाद गांव का नाम रामपुर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बिंदुओं में उसका विवरण है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ग्राम संगठन गठन दिनांक, यानी आपका ग्राम संगठन का स्थापना कौन सी तारीख को हुआ है वो तारीख यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यह हमने उदाहरण के लिए दिया है। आपको पता होगा कि आपका ग्राम संगठन कौन सी तारीख को स्थापना हुआ है। जिस तारीख को आपका ग्राम संगठन गठन हुआ है वो तारीख आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गांव में समूहों का संख्या, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है। देखिए हमारे गांव में कितने समूह है, वो समूहों की संख्या इधर लिखना है और सदस्यों की संख्या यहाँ लिखना है। अब उदाहरण के लिए हमारे गांव में अभी यही ग्राम संगठन की बात हम करेंगे। पिछले महीने तक सिर्फ 7 समूह हमारे ग्राम संगठन में जुड़े थे, मगर इस महीने में एक नया समूह जुड़ गया था। अगर इसका विवरण चाहिए आपको तो आप बैठक प्रस्ताव पुस्तक देख सकते हैं। तो देखिए, मगर इस महीने तक हमारे पूरे कितने हो गए, 8 समूह हो गए। कुल सदस्यों की संख्या कितना हुआ है, 80 हुआ है। ये आंकड़े के पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि आपके ग्राम संगठन में कितने समूह हैं, कितने सदस्य हैं, आपको आपके आंखों के सामने प्रत्यक्ष में मिलेगा। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है ये आपको समझना है। क्या लिखना है ये समझ में आया तो आपको आपकी ग्राम संगठन की समाचार लिखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए ग्राम संगठन में हमारी जो उदाहरण है वो उदाहरण से हमने आपको बता रहे हैं। हमारे ग्राम संगठन में कुल 8 समूह है, वो 8 समूह में सदस्यों की संख्या 80 है। हमारी ग्राम संगठन केनरा बैंक रामपुर शाखा में अपना खाता खुला है। आपकी ग्राम संगठन कौन सी बैंक में खाता खोला है वो खाता का नाम और वो बैंक का नाम और वो खाता संख्या खाता का नाम वहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ग्राम संगठन बैंक खाता क्रमांक, आपका बैंक खाता क्रमांक जो है वो आपको लिखना है। मैं उदाहरण के लिए यहाँ पे ये इस ग्राम संगठन की खाता क्रमांक लिखा है। गांव में समूह में शामिल नहीं हुए परिवारों की कुल संख्या, देखिए गांव में अभी तक कितने समूह है और कितने समूह मतलब आपके गांव में
कितने परिवार हैं, उसमें से कितने समूह में जुड़े हैं और कितने परिवार समूह में जुड़ने के लिए अभी भी बाकी है। उदाहरण के लिए हमारा ग्राम गांव में अभी परिवारों की संख्या मैंने डैश लिखा है। मान के चलो उदाहरण के लिए हमारे गांव में 100 परिवार हैं। उदाहरण मैं बता रही हूँ, कितने परिवार हैं? 100 परिवार है। 100 में 80 परिवार हमारे ग्राम संगठन में जुड़े हैं। अगर बाकी कितने हैं? 20 परिवार। जब आपको कैसे लिखना है, गांव में समूह में शामिल नहीं हुए परिवारों की कुल संख्या, यानी हमारे गांव में कुल 100 परिवार हैं, उसमें 80 सदस्यों की संख्या का मतलब वही है ना, एक परिवार से हम एक सदस्य को लेते हैं, सही है कि नहीं? यानी 80 परिवार हमारे ग्राम संगठन की समूह में शामिल हुए हैं। अभी कितने कितने परिवार हमारे लिए शामिल होना बाकी है? 100 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 20। ठीक है, तो ये 20 में से आपको यहाँ पे गरीब परिवार कितने हैं? मान के चलो एक 5 गरीब परिवार है और अति गरीब 15 है। मैं तो अंदाज़ा डाल रही हूँ, मगर आपको ऐसे अंदाज़ा डालने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरा आपकी गांव का पूरा समाचार रहेगा, पूरा आंकड़ा रहेगा। अगर नहीं है तो समाचार आपकी सीआरपी से या आपकी ग्राम पंचायत से कहीं से भी आप समाचार एकत्र करके ही जो सच है, जो वास्तव है, वो वास्तव समाचार, वास्तव संख्या यहाँ पे आपको डालना है। अगर आपके पास समाचार नहीं है तो आपके बीएमएमयू ऑफिस से ग्राम संगठन का या ग्राम पंचायत का पूरा डाटा आप ले सकते हैं और हर ग्राम संगठन में कम से कम अपने ग्राम संगठन में शामिल समूहों की, यानी अपनी ग्राम संगठन में जितने परिवार हैं उसमें कितने हमने जोड़ा है और कितना बाकी है, ये मिनिमम जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ग्राम संगठन बैठक तिथि। देखिए, ग्राम संगठन में 2 बैठक हो सकते हैं या 1 बैठक हो सकते हैं। आपका 2 बैठक है तो यहाँ पे प्रति माह, हमारा 1 बैठक था तो हमने 1 बैठक लिखा है प्रति माह 10 तारीख। ठीक है, मगर अगर आपका 2 बैठक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रति माह 10 और 20 तारीख या 25 तारीख, जैसे आपका ग्राम संगठन का बैठक होता हो। ठीक है, उसके बाद ग्राम संगठन बैठक संख्या 10। मैंने क्यों 10 लिखा है? हमारा ग्राम संगठन महीने में 1 ही बैठक करता है। अभी हम जनवरी में शुरू किया है तो जनवरी से लेके अक्टूबर तक हमारा हर महीने में 1 ही बैठक हुआ है, तो इसीलिए अक्टूबर तक हमारा बैठक है 10। तो यहाँ पे हमारी बैठक संख्या हो गया 10। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर कॉलम में है उपस्थिति विवरण। उपस्थिति विवरण में उपस्थिति हम 2 प्रकार लेते हैं। जैसे ग्राम संगठन की बैठक में भी हम विवरण में लिखते हैं कुल समूहों की उपस्थिति और समूह की सदस्यों की, यानी समूह से आने वाले 2 पदाधिकारी हमारी ग्राम संगठन के ईसी सदस्य होते हैं, उनकी उपस्थिति भी लेते हैं। आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखना है, आपकी हर पुस्तक में समाचार जो आप लिख रहे हैं उसका मूलभूत पुस्तक है आपकी ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक, जिसको हम महापुस्तक भी कहते हैं। सही है कि नहीं? आपकी बैठक प्रस्ताव पुस्तक में जो लेन देन है वही बाकी पुस्तकों में दर्शाना चाहिए। एक पुस्तक में जो समाचार है वो दूसरे पुस्तक में अलग से लिखना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आपकी लिखने की तरीका गलत है। अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स के अनुसार आपको जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक में हमने पोस्टिंग किए हैं, जो मिनट्स बुक आपका जो बैठक प्रस्ताव पुस्तक बोल रहा है वही बाकी पुस्तक आपका बोलना चाहिए। अलग एक एक पुस्तक में अलग अलग समाचार नहीं दिखना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो यहाँ पे उपस्थिति का विवरण
समूह का उपस्थिति। मैंने यहाँ पे 3 कॉलम है। पहले हम इस कॉलम को समझेंगे, उसके बाद उसमें क्या लिखना है उसको हम समझेंगे। देखिए, पहला है विवरण, उसके बाद पिछले महीने तक और इस महीने में और कुल, और नीचे 2 कॉलम है। एक है समूह का उपस्थिति पिछले महीने तक, इस महीने में कुल, और दूसरा है पदाधिकारियों का उपस्थिति पिछले महीने तक और इस महीने में और कुल। समझ में आया आपको? अब देखिए, हमारा ग्राम संगठन पिछले महीने तक 9 बैठक किए हैं। पिछले महीने तक कितने बैठक हुए हैं? 9 बैठक हुए हैं। 9 बैठकों में हमारे ग्राम संगठन में एक समूह नया इस महीने में जुड़ा है। इसका मतलब क्या है? पिछले महीने तक हमारे ग्राम संगठन में सिर्फ 7 समूह थे। इस महीने में, यानी ये जो चलने वाला महीना था, अक्टूबर महीने में उनके ग्राम संगठन में एक समूह नया शामिल हुआ है, जिसने सदस्यता और हिस्सा धन भी जमा किया है। अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आपको बैठक प्रस्ताव पुस्तक देखना पड़ेगा। तो वो पिछले महीने तक हमारे ग्राम संगठन में कितने समूह है? 7 समूह है। तो 7 गुना 9 कितना होगा? 63। तो समूहों की उपस्थिति संख्या कितना है पिछले महीने तक? 63। आप 63 बराबर हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। क्यों? हर महीने में 7 समूह हमारे ग्राम संगठन में उपस्थिति होना चाहिए। अगर 7 के साथ बराबर उपस्थित हुए हैं तो ये संख्या इतना आएगा और आपकी उपस्थिति की प्रतिशत 100% होगा। अगर कुछ एक बैठक में 6 समूह आए हैं, एक समूह अनुपस्थिति है, तब आपका ये संख्या घटेगा और आपकी उपस्थिति प्रतिशत का भी जो प्रतिशत है वो भी 100% से कम हो जाएगा। समझ में आया है ना? ठीक है। उसी तरह पदाधिकारियों की उपस्थिति, एक समूह से कितने लोग आते हैं? नियम के अनुसार 2 पदाधिकारी आते हैं। आपके यहाँ या ज़्यादा आते होंगे, या 2 के बदले में 1 आ रहे हैं, या 2 के बदले में 3 आ रहे हैं। तो जैसे आपकी ग्राम संगठन की नियम है, उस नियम के अनुसार पदाधिकारी मतलब कौन है? समूह के पदाधिकारी, ग्राम संगठन के पदाधिकारी नहीं, समूह के पदाधिकारी। यह विवरण आपको कहाँ पे मिलेगा? ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक में मिलेगा, जिसमें पहले पन्ना में हम पूरा विवरण लिखते हैं। ग्राम संगठन का नाम, गांव का नाम, कुल समूहों की संख्या, उपस्थित समूहों की संख्या, कुल इसी सदस्यों की संख्या, उपस्थित इसी सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे आपको अपने तरफ से दिमाग लगा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जो संख्या है उसको वहाँ से उठाना है और यहाँ पे डालना है। देखिए, इस माह में बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार इस महीने में 8 समूह उपस्थित हैं। ठीक है। और सदस्य कितने हैं? 16 सदस्य उपस्थित हैं। अब पिछले महीने तक कितना था हमारा? 63 था, और इस महीने में 8 हो गए तो कितना होगा कुल? 71। और पिछले महीने तक 126 यानी 126 हमारे सदस्यों की संख्या था। इस महीने में 16 हो गए, कुल मिला के कितना होगा? 142। समझ में आया? इस प्रकार हमको उपस्थिति प्रतिशत, यानी ये अगर आप लिखेंगे तो इससे आपको उपस्थिति प्रतिशत निकालना आसान रहेगा। अगले महीने आप क्या करेंगे? ये जो कुल है ना, ये पिछले महीने तक आएगा, यहाँ पे आएगा। समझ में आ रही है आपको? ये जो कुल है 71, वो आने वाले महीने की पिछले महीने तक का टोटल है, और उस महीने में जितने उपस्थित होंगे उसको आप उस महीने की उपस्थिति में लिखना है और दोनों मिला के टोटल यहाँ पे डालना है। जैसे जैसे आपके बैठक बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये टोटल डालते हुए, टोटल को जोड़ते हुए जाना चाहिए। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जब आपका ऑडिट होगा, आपका कोई ग्रेडिंग होगा, तो जब उपस्थिति प्रतिशत यहाँ से लेना, उपस्थिति प्रतिशत बनाने के लिए यहाँ की जो संख्या है वह आपको उपयोग होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अभी तक हमने उपस्थिति कैसे लिखना है उसके बारे में जानकारी लिया है। अभी हमारा 9वां बिंदु है मासिक प्रतिवेदन में।
तो नवा बिंदु है ग्राम संगठन पाए हुए ऋण और भुगतान का विवरण। यानी जैसे समूह ग्राम संगठन समूहों को पैसे देते हैं, इसी तरह ग्राम संगठन क्लस्टर संगठन से ऋण प्राप्त करता है। तो जिसको हमने बैठक प्रस्ताव पुस्तक में भी बताया है कि क्लस्टर संगठन से हमको पहले 1 लाख रुपया मिला है, उसको हम 2 समूहों को दिए हैं, और उसके बाद 1 लाख रुपया मिला है उसको और हम आगे के 2 समूहों को दिए हैं, और उसके बाद 1 लाख रुपया मिला है वो और 2 समूहों को दिए हैं। पिछले महीने में हमको 1 लाख रुपया मिला था, वो जिसको हमने इस महीने में एमसीपी के माध्यम से मंजूरी करके एक समूह को दिए हैं। इसका समाचार चाहिए आपको तो हमारी जो डिमांड कलेक्शन बैलेंस का जो वीडियो था उसको देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा विस्तार से समझ में आएगा। तो ठीक है, ये हमारा ग्राम संगठन जैसे जिस तरह समूह को हम ग्राम संगठन ऋण देता है तो उसकी वापसी के लिए एक योजना बना के वो कहा कैसे किस प्रकार जमा कर रही है और नहीं कर रहे हैं वो जांच कर रहे हैं। ठीक उसी तरह ग्राम संगठन भी ग्राम संगठन को अलग संस्थाओं से, मतलब समूह CLF होने दो या कोई दूसरा संस्था भी होने दो, कितने प्रकार के संस्थाओं से उनको पैसे मिला है और कितना मिला है और उनकी वापसी कैसी है, और वो आज के नाम पे उनके ऊपर शेष राशि या बैलेंस लोन अमाउंट कितना है वो ये फॉर्मेट दर्शाती है। एक बार इस फॉर्मेट को हम पढ़ेंगे। क्रम संख्या है, दूसरा संस्था का नाम है, तीसरा कुल प्रारंभ ऋण राशि है, और उसके बाद बकाया के साथ इस महीने की किस्त राशि और इस महीने की ब्याज राशि है, और उसके बाद है इस महीने का भुगतान, मतलब इस महीने में भुगतान करने की किया हुआ किस्त राशि और ब्याज राशि है, और उसके बाद बकाया किस्त राशि और ब्याज राशि है, उसके बाद शेष ऋण राशि है। तो देखिए जो हमारा DCB रजिस्टर, मतलब जो हमारी ग्राम संगठन की बैठक प्रस्ताव पुस्तक के अनुसार ये पहले 2 समूह को मिला था, उन्होंने 5 किस्त वापस किए हैं और उसको हमने जमा भी किया है। तो हमको पूरा 3 लाख रुपया क्लस्टर संगठन से प्राप्त हुआ था। उस 3 लाख रुपए में हमने 2,90,000 रुपया अभी तक जमा नहीं, 3 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ था, उसमें से 10,000 रुपया हमने जमा कर चुके हैं, और अभी 2,90,000 आज की तारीख तक हमारे ऊपर शेष राशि है। जो पिछली महीने की अंतिम ऋण शेष राशि वो आज की हमारी शुरुआत महीने की प्रारंभ ऋण शेष राशि है। तो 3 लाख हमको मिला था, उसमें 2,90,000 हमारा ओपनिंग बैलेंस है या ऋण प्रारंभिक शेष राशि है। तो उसके बाद बकाया के साथ इस महीने का किस्त और ब्याज। अभी ये बकाया के साथ बकाया क्या है, बकाया का साथ क्या है, ये विषय आपको समझना है तो मैंने अभी बताया है ना आपको। हमारी DCB पुस्तक आप देख सकते हैं जिसमें हम बकाया के बारे में और बकाया के साथ किस्त के बारे में विवरण सही तरीके से दिया है। बकाया का मतलब होता है जो डिमांड, यानी जो किस्त आपको जमा करना है वो बराबर आप जमा करेंगे तो आप अच्छे जमादार हैं, आप बकाया में नहीं आएंगे। उदाहरण के लिए अभी हमको 6,000 रुपया जिस नियम के अनुसार जिस दिन हम कर्जा ले रहे हैं उसी दिन हम नियम बनाते हैं। हमारा CF में नियम है, हम CLF को ये ऋण को 50 किस्तों में जमा करने के लिए नियम रखे हैं। तो 50 किस्तों में जमा करने के लिए 3 लाख का कितना होगा, 6,000 रुपया। समझ में आ रही, एक किस्त में 6,000 रुपया होगा। तो ये नियम के अनुसार जब हम जमा करेंगे तो वो हमारा नियम के अनुसार जमा करने वाली अच्छी ग्राम संगठन है। मगर आप 6,000 से कम जमा किए हैं तो जो पैसे कम हो गए हैं वो हमारे बकाया पैसे हैं। यानी आपको ये समझ में आया, बकाया का मतलब होता है जितना किस्त हमको जमा करना है उतने में से कितना कम हम जमा करते हैं उसको हम बकाया कहते हैं। तो देखिए पिछले महीने तक हमारा कुछ बकाया नहीं है। अगर बकाया रहेगा तो बकाया के साथ, यानी यहाँ पे अगर बकाया आएगा तो उसको जोड़ के यहाँ पे लिखना है
बकाया नहीं है, इसीलिए इस महीने की जो किस्त है यहाँ पे हम लिख रहे हैं। देखिए 2,90,000 है। क्लस्टर संगठन में हमारा नियम है 50 पैसा ब्याज। कितना? 50 पैसा। तो हमारा ऋण की शेष राशि कितना है? 2,90,000। कितना है? 2,90,000। तो 2,90,000 का 50 पैसे का ब्याज के हिसाब से कितना आएगा? 1,450 रुपया। समझ में आ रही है ना आपको? तो ये 1,450 रुपया हमारा ब्याज राशि है। तो इस महीने में हमारा बकाया नहीं है। कुल शेष राशि कितना है? 2,84,000। 2,84,000। और इस महीने में हमको अलग से 1,00,000 रुपया फिर CIF की राशि मिली है। तो आप ऐसे CIF डाल के ऋण शेष राशि में इसको लिख सकते हैं और इसको टोटल करके यहाँ पे 3,84,000, 2,84,000 था और उसमें 1,00,000 हमने जोड़ा तो 3,84,000 हो गए। अब नेक्स्ट महीना यानी दूसरे महीने में आप क्या करना है? यहाँ पे कुल प्रारंभ शेष राशि में 3,84,000 लिखना है। मान के चलो यहाँ पे 6,000 रुपया हमको जमा करना था, मगर हमने 4,000 रुपया जमा किया। तो कितना बैलेंस है हमारा? मतलब जो जमा करना था वो कितना बाकी हो गया हमारा? 2,000 रुपया। वो 2,000 रुपया इधर आएगा। समझ में आ रही है ना? हाँ। तो ये 2,000 रुपया और अगले महीने में जब हमारा दूसरा महीना चालू होगा उस महीने में हमको कितना जमा करना पड़ेगा? 6,000 रुपया। तो वो 2,000 और ये 2,000 और उस महीने की किस्त जो कि जमा करना है वो दोनों मिला के यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या है? बकाया है। तो बकाया के साथ यानी बकाया राशि जो है उसको जोड़कर इस महीने में कितना जमा करना है। बकाया है तो बकाया को जोड़कर इस महीने का डिमांड, अगर बकाया नहीं है तो डायरेक्ट इस महीने का डिमांड। समझ में आया? तो ये 2,000 यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है। अभी हमारा समूह या हमारा ग्राम संगठन अच्छा ग्राम संगठन है, इसीलिए यहाँ पे बकाया नहीं है। नियम के अनुसार वापसी किया है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये है हमारा 9 नंबर का बिंदु।